हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज आपके लाया हूं सोशल साइंस क्लास 10th का वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर। अगर आप बिहार बोर्ड से हो और तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप दूसरे बोर्ड से भी हो तो डोंट वरी, क्योंकि अगर अदर बोर्ड है ना, उसमें भी 40 नंबर ऑब्जेक्टिव दिया गया है, तो इससे पढ़ेंगे तो उसको भी फायदा होने वाला है, बिकॉज सिलेबस लगभग सबका सेम ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 80 सवाल पढ़ेंगे और 80 में कम से कम 40 तो परफेक्ट बना चाहिए, लेकिन कोशिश करो कि 80 की 80 बनाने की, ठीक है ना। तब आपके एग्जाम में एकदम 40 बनेगा आराम से। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो पहली बार चैनल पे आ रहे हो ना, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक करने का टारगेट है 2000 लाइक पार करना है कम से कम आप लोगों के द्वारा, तब जाके यहाँ पे मोटिवेट मिलेगा। और फिर इसके बाद फिर और भी आपके लिए मॉडल पेपर एज एग्जाम, जिस तरह से एग्जाम में सवाल आता है उस तरह से मैं यहाँ पे रेडी करके अच्छा सवाल सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे लाया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। मुझे इस वीडियो और मुझे इस लिंक से फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले सवाल यहाँ पे है, यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? ओके, यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? 1930 में, 1830 से 1831 में, 1832 में, 1833 में। यंग इटली की स्थापना हुई थी 1831 में। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1911 में, 1919 में, 1935 में, 1947 में। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1919 में। ओके, फटाफट इसका देखते रहते हैं आंसर। नेक्स्ट सवाल है, अनामी दल की स्थापना किसने की थी? ओके, स्टैब्लिश, अनामी दल के एस्टैब्लिश जो हुआ था कब हुई थी, किसने की थी? जॉन गुएन आई या फॉन वाई चाउ या बाओ दाई या नरोत्तम सिन्हानुक ने। अनामी दल की स्थापना किसने की थी? जॉन गुएन आई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते थे? इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत आसान सवाल है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते थे? फ्रांसीसी या फ्रांस शासक वर्ग या कोलोन या जनरल। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहे जाते थे। क्या कहते थे? कोलोन। नेक्स्ट सवाल है, लाल बाल पाल में कौन शामिल नहीं है? यानी कि लाल से लाल बाल पाल, इसमें 3 व्यक्ति का नाम छुपा हुआ है, इनमें से एक व्यक्ति का नाम नहीं है जो ऑप्शन में है। तो लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? लाला हरदयाल जो है इस कैटेगरी में नहीं आता। यानी कि लाल से लाला लाजपत राय है, बाल से विपिन चंद्र पाल है, पाल से विपिन चंद्र पाल है, बाल से बाल गंगाधर तिलक है। ओके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 3 कठिया व्यवस्था जो है 3/20 किस प्रकार की खेती पर प्रचलित की गई थी? तो अंग्रेजों के द्वारा चंपारण में किसानों पर जो है ये रूल लागू किया गया था, नील की खेती, है ना, नील की खेती पर 3 कठिया व्यवस्था। याद रखिएगा, 3 कठिया व्यवस्था चंपारण आंदोलन में हुआ था, ठीक है ना, चंपारण के किसानों पर लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1908 में, 1905 में, 1907 में, 1909 में। तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। याद रखेंगे, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी? औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी? यानी कि कॉमर्शियल कैपिटल, है ना, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता या विशाखापट्टनम। तो औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी कौन? मुंबई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ है? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ है? जमशेदपुर में है या भद्रावती में है या हीरापुर में है या राउरकेला में है? तो ये है भद्रावती में, और भद्रावती पड़ता कहाँ पे? कर्नाटक में। ओके, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल पढ़ते हैं, बिहार समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? बिहार समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? 1931 में, 1934 में, 1931 में, 1928 में, 1920 में। तो बिहार समाजवादी दल की स्थापना हुई थी 1931 में। नोट डाउन करेंगे सवाल, जो सवाल याद है तो अच्छी बात है, जो सवाल याद नहीं है उसको आप शॉर्ट में नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे है, बंबई में तारापुर परमाणु विद्युत गिरी की स्थापना हुई थी। सबसे पहला भारत में, सबसे पहले जो है भारत में एशिया का सबसे पहला तारापुर रहा है, ठीक है ना, तारापुर एशिया का, तो भारत का तो हो ही जाएगा। बंबई में तारापुर परमाणु विद्युत गिरी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो ये हुई थी 1955 में। ओके, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं जी। अगला सवाल, चंबल घाटी परियोजना कहाँ है? डायरेक्ट से वेरी इंपॉर्टेंट है। चंबल घाटी परियोजना हरियाणा में है या उत्तर प्रदेश में है या राजस्थान में है या पंजाब में है? चंबल घाटी, वेयर इज चंबल वैली प्रोजेक्ट, कहाँ है? तो राजस्थान में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे, हेमेटाइट का उपयोग किसमें होता है? हेमेटाइट का उपयोग किसमें होता है? तो अगर आप खनिज का नाम, मिनरल्स का नाम जानते हैं तो आप बता सकते हो। हेमेटाइट जो है लोहा का ये एक अयस्क है। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, अभ्रक का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा कौन सा देश है जहां अभ्रक का उत्पादन होता है? यानी कि प्रथम अग्रणी देश
अग्रणी पहले स्थान पे अबरक के उत्पादन करने वाला देश कौन है? भारत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे सवाल है, नेक्स्ट सवाल 15 नंबर, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिरी राष्ट्रीय, गिरी या कहीं कहीं गिर भी लिखता है, ठीक है ना। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है, मध्य प्रदेश में है, या गुजरात में है, या उत्तराखंड में है? तो गिरी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? गुजरात में है। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, आगे सवाल यहाँ पे है, पेट्रो रसायन के उत्पादन द्वारा किसे तैयार किया जाता है? थोड़ा सा आगे पीछे हो गया इंग्लिश में, हिंदी में। पेट्रो रसायन के उत्पादन द्वारा किसे तैयार किया जाता है? तो पेट्रो रसायन के द्वारा जो है ना, किसको तैयार किया जाता है? कृत्रिम जो धागा बनता है ना, कृत्रिम धागा, उसको। तो धागा तो ये तो जूट तो कृत्रिम है नहीं, रेशम कृत्रिम है नहीं, तो नायलॉन जो है कृत्रिम धागा, नायलॉन हो गया, रेयॉन हो गया, पॉलीमर हो गया। ओके, ये सब कृत्रिम धागा है। ऑप्शन नंबर बी। आगे सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ओके, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है कब मनाते हैं, किस डेट को? तो आपको पता होना चाहिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है। आगे सवाल है, पश्मीना ऊन किससे तैयार किया जाता है? तो पश्मीना ये ऊन एक ऊन का टैप है, पश्मीना टैप हो गया, एक होता अंगोरा है ना, अंगोरा ऊन का टैप हो गया। तो पश्मीना जो टैप है ना, वो ऊन जो है वो बकरी से प्राप्त किया था, बकरी से, और अंगोरा जो ऊन है वो खरगोश के बाल से, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट यहाँ बन जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि देश में पहला वस्त्र पार्क अपारेल पार्क नाम है, देखिए इस तरह वस्त्र पार्क का नाम है अपारेल पार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? मतलब रेडीमेड टाइप का वस्त्र पार्क, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, बिहार में, या कोलकाता में? तो देश में पहला, इनकी भारत के देश में पहला वस्त्र पार्क जो है क्या नाम था? अपारेल पार्क। इसकी स्थापना हुई थी तमिलनाडु में। ओके, ऑप्शन नंबर बी। तो शायद हो सकता है मे भी बहुत सारे बच्चे किताब अगर खंगाल के पढ़ रहे होंगे ना, बीच से रीडिंग कर रहे हो, तो ये सब सवाल आपको पता होगा। लेकिन अगर आप नहीं रीडिंग कर रहे, ऊपर पढ़े होंगे, तो ये सब सवाल थोड़ा सा बाउंस हो जाएगा। और आप देखें एग्जाम में सवाल थोड़ा से अंदर से पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो मैं भी कोशिश किया हूँ कुछ सवाल को अंदर से लाने के लिए। कौन इनमें से रबी फसल है? तो पता है रबी फसल, खरीफ फसल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। रबी फसल कौन है? गेहूं जो है वो रबी फसल है, और चावल जो है खरीफ फसल। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार सवाल पूछा जाता है यही दोनों से। आगे है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ओके, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? पटना, शिवहर, सहरसा, बेगूसराय। तो शिवहर जिला है, इसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, और पटना की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, ठीक है, सबसे ज्यादा है। और अगर आप राज्य की बात कर ले, है ना, तो वो कौन हो जाएगा? गोवा में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसे गया है? आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किया, मतलब आजकल जो युग जो है ना, आजकल जो जमाना, जो तरक्कियां हो रही, ये इसका श्रेय किसके दिया जाएगा? रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो लेन देन, या मुद्रा, या साख, या वस्तु विनिमय? तो जाहिर सी बात करेंसी है ना, मुद्रा ही है, पैसा ही है, जिसके बिना पे जो है युग जो है, आजकल जमाना जो है मॉडर्न है, तरक्की कर रहा, प्रगति कर रहा, प्रोग्रेस कर रहा। नेक्स्ट है, किसी देश में वर्ष में, यानी कि एक साल में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है, ठीक है ना, यानी कि एक वर्ष में वस्तु और सेवाओं की जो भी मात्रा उत्पादित की जाती है उसको क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे, यानी कि जीडीपी कहेंगे, या सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी करेंगे, या प्रति व्यक्ति आय कहेंगे, या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहेंगे? क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद। देखिए सकल घरेलू उत्पाद क्या है? जीडीपी, यानी कि सामानों की मात्रा, एक साल में जितना वस्तु या जितना सेवाएं जो उत्पादन की जा रही है उसकी मात्रा के बारे में पूछा जा रहा है, तो जीडीपी हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या है? जीएनपी। ये दोनों में डिफरेंस है। जीएनपी क्या होता है? जो भी एक साल में सामान और जो मात्रा हो रहा उसकी कीमत, मूल्य, है ना, उसकी कीमत बोले, उसकी कीमत में कितना कीमत उत्पादन हुआ, कितना कीमत आया, कितना अर्निंग हुआ, तो जीएनपी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है, दूसरा पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ? दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1951-56, या 1956 से 61, या 1985 से 90, 2002 से 2007, ठीक है ना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1956 से 1961, ऑप्शन नंबर बी। और ये जो है ना, ये पहला, ऑप्शन नंबर ए जो पहला है, लेकिन दूसरा जो है 1956 से 61। ओके, आगे सवाल पढ़ते हैं, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को, या 1 मार्च 1915 को, या 1 जनवरी 1950 को, या 1 जनवरी 1915 को?
क्या होगा? भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1915 को। ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे पढ़ते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के प्रारंभिक, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के प्रारंभिक प्रयास किसने किया था? सॉरी, है ना, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के प्रारंभिक प्रयास किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, या दादा भाई नौरोजी ने किया था, या अब्दुल कलाम आजाद ने किया था, या गांधी जी ने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के प्रारंभिक प्रयास यानी कि कोशिश जिसको बोलते हैं ना, ये प्रयास लिखा हुआ सब्जी, है ना, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले प्रयास किया था। ओके, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, भारत में नोट कौन जारी करता है? ये नोट बोलते हैं, करेंसी को बोलते हैं, नोट को कौन जारी करता है? ठीक है, करेंसी को बोलते हैं, रुपया, ठीक है, कौन जारी करता है? तो ये जो है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जो है वही नोट जारी करता है। 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, ये जो नोट होता है ना, इसको जारी कौन करता है? आरबीआई जारी करता है। ओके, कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल यहाँ पे पढ़ते हैं, साख के मुख्य आधार कितने हैं? साख, ओके, साख के मुख्य आधार कितने हैं? आधार होते हैं ऋषि के ऋण की राशि, या समय, या व्यक्ति के चरित्र, या इनमें से सभी। यानी कि साख के मतलब होता है विश्वास, यानी कि आप अगर किसी से पैसा मांगोगे या तो आपको क्या क्या देखेगा? वो टाइम देखेगा कि कब आप पेड करोगे, ऋण देखेगा, है ना, कितना चुका पाते हो, और आपका कैरेक्टर देखेगा। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? ओके, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? समाजवादी है, या पूंजीवादी है, या मिश्रित है? इनमें से कोई नहीं। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? मिश्रित। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, इनमें से कौन संस्थागत संस्थान है? संस्थागत संस्थान, एक होता है गैर संस्थागत, यहाँ पे संस्थागत बोला गया, महाजन, रिश्तेदार, भूमि विकास बैंक, या व्यापारी। तो जितना भी सरकारी चीज है ना वो हो जाएगा संस्थागत, और जो प्राइवेट है वो हो जाएगा गैर संस्थागत। ये तीनों जो है गैर संस्थागत हो गया। तो ऑप्शन हमारा बी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले किस देश में पड़ी थी? राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले किस देश में पड़ी थी? तो कौन सा देश था? ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे सवाल पढ़ते हैं, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? 1, 2, 5, 4। तो वैश्वीकरण के मुख्य जो है 5 अंग है। क्या है? 5 अंग जो है वैश्वीकरण के मुख्य अंग है। आगे सवाल पढ़ते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कौन है? ओके, यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कौन है? स्विट्जरलैंड, या अमेरिका, या ब्रिटेन, या भारत? तो कौन हो जाएगा? अमेरिका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सॉरी स्विट्जरलैंड यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश माना जाता है, और यहाँ पे ब्रिटेन, अमेरिका, भारत जो देख रहे हैं वो क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। नेक्स्ट वाले यहाँ पढ़ते हैं, अरस्तु कहाँ के दार्शनिक थे? ओके, अरस्तु जो है कहाँ के दार्शनिक थे? कंबोडिया के थे, या यूनान के थे, या थाईलैंड के थे, या इंडोनेशिया के थे? ठीक है ना, अरस्तु कहाँ के दार्शनिक थे? तो यूनान को ही ग्रीक बोला गया, ये ग्रीस, कहीं कहीं ग्रीक लिखता है, ठीक है ना, ग्रीक, यूनान को ही बोला गया। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है? यानी कि नेपाल में जो वर्तमान में शासन प्रणाली, जो शासन चल रही है नेपाल में, वो किस प्रकार के शासन है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये बन गया। राजशाही चल रही है वहाँ, या लोकतंत्रात्मक है, या सैनिक है, या तानाशाही है? तो नेपाल में अभी जो है लोकतंत्रात्मक शासन है। कैसे शासन है? लोकतंत्रात्मक। ऑप्शन नंबर बी। आगे यहाँ पे सवाल है, निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? इनमें से किसे जो है लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? सरकार को, या न्यायपालिका को, या संविधान को, या राजनीतिक दल को? किसको लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? राजनीतिक दल को। ओके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, लोकतंत्र का कौन सा सही गुण नहीं है? तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, लोकतंत्र का कौन सा सही गुण नहीं है? देखिए, लोकतंत्र जब जिस देश में रहेगा तो समानता का पोषक होगा, मतलब सभी को समान दिया जाएगा, व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि, बहुसंख्यकों का शासन, विविधताओं में सामंजस्य की क्षमता। देखिए, लोकतंत्र का कौन सा सही गुण नहीं है? तो समानता होना जरूरी है, व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि भी जरूरी है ना, यानी कि कोई अच्छा काम करे तो उसको रिस्पेक्ट किया जाए, उसको पुरस्कार दिया जाए, ये हो गया। विभिन्नताओं में सामंजस्य की क्षमता, यानी कि अलग अलग है टाइप का, तो कुछ उसको मतलब कंट्रोल करना। लेकिन बहुसंख्यकों का शासन ये नहीं है, मतलब हर कोई शासन नहीं कर सकता, कोई एक ही शासन करेगा और शक्तियों का बंटवारा होकर शासन करेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो नहीं है। आगे, लोकतांत्रिक देशों में फैसले लेने में विलंब होता है, अफसरों के द्वारा, या जनप्रतिनिधियों के द्वारा, या राजनीतिक नेताओं के द्वारा, या बुद्धिजीवियों के द्वारा? तो जो लोकतांत्रिक देश है ना, जहां लोकतांत्रिक देश है वहां जो फैसला लिया जाता है
देर क्यों होता है? क्योंकि वहाँ जनप्रतिनिधि होता है ना, इसका जनप्रतिनिधि होगा, इसका सुनवाई करेगा, ये वो सुनवाई करेगा। लेकिन जहाँ लोकतंत्र देश नहीं है वहाँ ना जो वहाँ के जो शासक है तुरंत अपना फैसला सुनाता है, देर वहाँ नहीं होता है। जैसे आप देख सकते हैं सऊदी अरब देख सकते हैं, बहुत से ऐसे देश है तुरंत गलत काम करने पर फांसी, तो ये लंथन है ना। लेकिन हमारे देश में या जो जहाँ लोकतंत्र देश है पहले इसको सुनवाई होता है, दोनों पक्ष को सुना जाता है, कौन सही कौन गलत, तब जाकर उसको है ना सजा वगैरह जो भी मिलना होता मिलता है। 15वीं लोकसभा चुनाव का कब हुआ था? ओके 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 2007 में, 2009 में, 2005 में, 2010 में। तो 2009 में जो है 15वीं लोकसभा चुनाव था, 2009 में। और उसके बाद 2014 में चुनाव हुआ था, वो 16वीं था, ठीक है ना। उसके बाद 2009 में चुनाव हुआ था, ये हुआ था 17वीं चुनाव, तो ठीक है ना। तो 14वीं और 9वीं, 16वीं और 17वीं लोकसभा चुनाव में हमारे पीएम मोदी है ना, मोदी जी जो है पीएम बने। आगे सवाल पढ़ते हैं, एक उत्तरदायी एवं वैध शासन है लोकतंत्र या राजतंत्र या सैनिक तंत्र या तानाशाही? मतलब अगर किसी देश में एक उत्तरदायी शासन है, जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल अगर गवर्नमेंट चल रहा या लॉफुल चल रहा, मतलब शासन के साथ चल रहा, कानून के साथ चल रहा, वो कहाँ चलेगा? किसमें? जिस देश में लोकतंत्र होगा वहीं चल सकता है, राजतंत्र में तो चल ही नहीं सकता है, सैनिक तंत्र में तो सैनिक का ताकत चलेगा, तानाशाही तो खैर अलग ही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? ये भी इंपॉर्टेंट है। निम्न से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह। कौन हो जाएगा? महेंद्र सिंह टिकैत। ये जो है भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, महेंद्र सिंह टिकैत, ऑप्शन नंबर सी। आगे सवाल पढ़ते हैं, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में? संस्था बोल सकते हैं, हाँ संस्था या संगठन बोलते हैं। विश्व व्यापार संस्था कब अस्तित्व में आया था? वही WTO बारे में बोला जाएगा, ठीक है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कभी हिंदी नहीं समझ में आए तो इंग्लिश भी देख लिया कीजिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। संस्था भी बोलता है, संगठन भी बोला था, ठीक है, WTO। इसकी स्थापना कब मतलब ये कब अस्तित्व में आया था, मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी, कहने का मतलब वो हो रहा। तो WTO की स्थापना, यहाँ पे तो डेट भी नहीं लिखा हुआ यार, 1995, यहाँ पे डेट नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे डेट वगैरह नहीं लिखा हुआ है, इनमें से कोई नहीं। 1995 याद रखिएगा, WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। आगे, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में शुरू हुई थी? औद्योगिक क्रांति जो शुरू हुई थी किस देश में शुरू हुई थी? इंग्लैंड में, जर्मनी में, या फ्रांस में, या अमेरिका में? औद्योगिक क्रांति जो शुरू हुई थी कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। डोंट वरी, इसका मैं PDF भी आपको देने वाला हूँ, और वो PDF मिलेगा आपको वेबसाइट पे, ठीक है ना, वेबसाइट पे PDF मिल जाएगा। और वेबसाइट में जो अलग से बना हुआ है ना मॉडल सेट, उसमें मिलेगा। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? यानी कि जो अभी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा जो औद्योगिकरण हो रहा, मतलब नए नए सामान बन रहा, नया नया मशीन बन रहा है ना, बहुत सारा मुश्किल वाला काम को आसान किया जा रहा है, तो ये इसको बोलते हैं औद्योगिकीकरण, नया नया मशीन का आविष्कार होना। तो ये किसको प्रभावित किया ज़्यादा करके? शहरीकरण को, चूंकि शहरी में ज़्यादा करके आया ना, शहरीकरण को ज़्यादा प्रभावित किया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? बोधगया में, या राजगिरी में, या वैशाली में, या पटना साहिब में? तो मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? राजगिरी में। इसको हम लोग अभी क्या बोलते हैं? राजगीर बोलते हैं। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? 1918 में, या 1919 में, 1920 में, 1921 में? पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था 1919 में। याद कीजिएगा सवाल को, अगर याद नहीं है तो इसको जरूर याद कीजिएगा, नहीं तो अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा अगर याद नहीं तो। ओके, आगे, चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? तो आपको पता होना चाहिए कि 1920 में एक आंदोलन चला था जिसका नाम था असहयोग आंदोलन, जिसको मतलब असहयोग मतलब हम मदद नहीं करेंगे, असहयोग आंदोलन, सरकार को कोई मदद नहीं करेंगे, तो यही आंदोलन था। तो चौरा चौरी कांड हुआ था 1922 में। इसके बाद जो है ना ये वाला जो आंदोलन जो है वापस ले लिया था महात्मा गांधी। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इनमें से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? यानी कि फ्रंटियर गांधी इसको बोला जाता है। देखिए, फ्रंटियर गांधी है ना, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? महात्मा गांधी को, या आगा खां को, या खान अब्दुल गफ्फार खान को, या सैयद अहमद को? तो फ्रंटियर गांधी यानी कि सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, इसको नोट डाउन करेंगे जरूर अगर याद नहीं है तो। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? मुद्रण बोलते तो करेंसी या प्रिंटिंग बोल सकते हैं, मुद्रण बोलते प्रिंटिंग की। प्रिंटिंग, जो प्रिंटिंग प्रेस होता है ना, हाँ, कहाँ हुई थी शुरुआत? चाइना में हुई थी, है ना। और आपको पता है प्रिंटिंग जो प्रेस है उससे सबसे पहले बाइबल नाम का किताब को छापा था कौन? गुटेनबर्ग ने। तो ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था?
देखिए अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये सवाल, अमृत बाजार पत्रिका है ना, अभी भी चल रहा है ये अमृत बाजार पत्रिका अभी भी चलता है। बाल गंगाधर तिलक ने या गंगाधर भट्टाचार्य ने, मोतीलाल घोष ने या राजा राम मोहन राय ने। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया था मोतीलाल घोष ने। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद कर लीजिएगा। जैसे एक आता ना यंग इंडिया महात्मा गांधी है ना, इस तरह से यहाँ पे है अमृत बाजार पत्रिका। आगे सवाल है भिलाई लोहा एवं इस्पात संयंत्र कहाँ है, लोह है ना, भिलाई लोह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ है, झारखंड में है या उड़ीसा में है या पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में। भिलाई लोह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। याद करेंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की राजधानी किसे कहा गया, तो राजधानी से बोला 2-3 सवाल पूछता है, एक तो औद्योगिक, एक तो वित्तीय राजधानी कैपिटल क्या बोलते हैं इकोनॉमिक हो गया, वित्तीय कैपिटल हो गया, और एक हो गया आपका क्या औपनिवेशिक राजधानी जो भी पढ़े मुंबई, और वित्तीय कैपिटल ही मुंबई है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का ज़्यादा काम हो, इलेक्ट्रॉनिक बिजली वाला जाता है ना, तो उसको सिलिकॉन सिटी भी बोला जाता है ना, ऑप्शन नंबर बी, इसको सिलिकॉन सिटी भी बोला जाता है, सिलिकॉन सिटी याद कीजिएगा, सिलिकॉन सिटी बेंगलोर के ही बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, जूट का सबसे पहला कारखाना स्थापित किया गया था कहाँ पे, मुंबई, कोलकाता में। ओके, और अगर आपसे पूछा जाए सूती का पहला कारखाना तो मुंबई, जूट का पहला कारखाना कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन क्या हो गया, बी यहाँ पे राइट हो गया। नेक्स्ट वाला है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से देश का पहला स्थान किसे प्राप्त है, यानी कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा पक्की सड़कें हैं, और वो है महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य जहाँ पे पक्की सड़कों की लंबाई सबसे ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा जो सड़कें हैं ज़्यादा करके महाराष्ट्र में पक्की सड़कें ज़्यादा है। ओके, बाकी इसके अलावा और बिहार का तो हाल ही खराब है, फिलहाल ये भी बहुत कंट्रोल अब तक हो गया है। राजस्थान उत्तर प्रदेश में भी सब नीचे भी आता है। ओके, तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे आता है। आगे पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, ये भी मैंने बताया था, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो पता होना चाहिए हाजीपुर में जो है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। मुंबई को मध्य रेलवे का मुख्यालय बोला जाता है, मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है, और पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय भी मुंबई में है। और नई दिल्ली जो है वो क्या हो जाएगा, उत्तरी रेलवे का मुंबई जो है मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, और चेन्नई जो है दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय है। ओके, तो इस तरह से याद करेंगे। हालांकि यहाँ पे बिहार बोर्ड के लिए हाजीपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सवाल पूछेगा तो यही पूछेगा ज़्यादा करके, लेकिन कोई भी सवाल पूछ सकता है इसलिए याद कीजिएगा। आगे भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंपीय कंपन शुरू होता है ना, जहाँ पे भूकंप शुरू होता है, कंपन जहाँ पे प्रारंभ होता है, और भूपटल के नीचे जमीन के अंदर उसको बोलेंगे भूकंप केंद्र, जहाँ पे जमीन के अंदर जो शुरू होता है। और पृथ्वी पर बोलेगा, पृथ्वी पे जहाँ शुरू होता है वो अधिक केंद्र होता है, पृथ्वी के ऊपर में, और पृथ्वी के अंदर है भूकंप केंद्र। ओके, सर्वाधिक विनाशकारी तरंग क्या है, तरंग यानी कि एक वेव होता है, तरंग जो भूकंप चलता है ना, तो देखते हैं कहीं कहीं ज़्यादा स्पीड, बहुत ज़्यादा तबाही मच जाता है, बहुत कम मचता है, तो उसका PST 3 प्रकार का तरंग बोला गया, PST 3 प्रकार का तरंग के नाम से जाना जाता है। तो ये जो टी तरंग है ना वो ज़्यादा मतलब डिस्ट्रक्टिव है, मतलब समझ रहे हैं ना, ज़्यादा विनाशकारी, बहुत खतरनाक होता है, घर वर सब गिर जाता है, बहुत सारा नुकसान होता है, ठीक है ना। आपने पढ़ा पी तरंग जो है पृथ्वी पे सबसे पहले पहुंचता है, पी तरंग, तो ये बात याद रखेंगे। आगे सवाल है भारत में सबसे खतरनाक जोन किस जोन को माना जाता है, यानी कि जो भूकंप आता है तो उसको जोन में बांट देगा कि किस किस एरिया में भूकंप आता है ना, कहाँ ज़्यादा आता है, कहाँ थोड़ा कम आता है, कहाँ रफ्तार से आता है। तो इस तरह से भारत में टोटल 5 जोन में बांट दिया है भूकंप जोन को, ठीक है, 5 जोन में बांटा है, ठीक है ना। तो सबसे खतरनाक जोन 5वें वाला जोन को माना गया, यानी कि 5 वाला जोन में जो एरिया आता है ना वहाँ भूकंप वगैरह ज़्यादा होता है। ओके, आगे सवाल है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, सतलज नदी पे है या नर्मदा नदी पे है या कृष्णा नदी पे है या कावेरी नदी पे है। तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पे है, तो आपको पता होना चाहिए कृष्णा नदी पे है ना। सतलज पे जान रहे भाखड़ा नंगल है ना, भाखड़ा नंगल है। नर्मदा पे नर्मदा ही है, और कावेरी पे कावेरी नदी, कावेरी परियोजना, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी कृष्णा नदी पे। आकस्मिक प्रबंधन के कितने घटक हैं, आकस्मिक प्रबंधन के कितने घटक हैं। आकस्मिक प्रबंधन बोलते हैं यार, इसको क्या बोलते हैं ना, जब इमरजेंसी कुछ हो जाता है, कुछ हादसा हो गया, कहीं कुछ ऐसा हो गया, तब इसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसके जो है ना 3 घटक हैं, ओके, याद रखिएगा 3 घटक हैं। आकस्मिक प्रबंधन के कितने घटक हैं, 3 घटक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि उन तीनों का नाम, जैसे कि एक तो हमारा हो गया स्थानीय प्रशासन, यानी कि जब कुछ होता है तो कुछ मतलब कोई घटना घट रहा है भूकंपीय टाइप का, तो स्थानीय प्रशासन वहाँ पे आके हेल्प करेगा, है ना, स्थानीय प्रशासन जो है वो हेल्प करेगा। दूसरा आपका एक स्वयंसेवी, यानी कि स्वयंसेवी भी होना चाहिए, स्वयंसेवी एक संगठन होना चाहिए, स्वयंसेवी संगठन,
है ना। और एक तीसरा आपका गांव या मोहल्ले के लोग, तो ये तो रहेगा, गांव या मोहल्ले के लोग रहेगा। तो ये 3 घटक हो जाते हैं। और आकस्मिक प्रबंधन, इमरजेंसी टाइम, ओके, जिस तरह कुछ हादसा हो गया, भूकंप आ गया, जो भी हो। किसके नेतृत्व में 1917 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बड़ा सवाल पूछा जा चुका है कि किसके नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ था 1977 में? तो मोरारजी देसाई, है ना, और ये प्रधानमंत्री बने थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी ए हो जाएगा। और आपको पता है 1975 में जो है सबसे पहली बार इमरजेंसी लागू हुआ था, आपातकाल लागू हुआ था देश में, भारत में। उसके बाद अभी तक नहीं हुआ, 1975 में सबसे पहली बार हुआ। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारे देश में सहकारी बैंक कितने स्तर पर काम करती है? हमारे देश में जो सहकारी बैंक जिसको बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक, है ना, कोऑपरेटिव बैंक देखो जल्दी से दिमाग में आ जाता है, सहकारी बैंक होता दिमाग में आता है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक जाने तो कोऑपरेटिव बैंक जो है कितने स्तर पे काम करता है? तो 3 स्तर पे काम करता है। कौन कौन स्तर पे भाई? तो एक तो हो गया प्राथमिक स्तर पे, है ना, प्राथमिक यानी कि प्राइमरी सेक्टर पे, प्राइमरी लेवल पे, ठीक है ना। दूसरा हो गया आपका राज्य लेवल पे यानी कि स्टेट लेवल पे, और तीसरा हो गया सेंट्रल लेवल पे यानी कि केंद्रीय स्तर पे। तो ये 3 स्तर पे जो है काम करता है। प्राथमिक यानी कि जो एकदम नजदीकी है, एक राज्य स्तर पे, एक केंद्र स्तर पे, ठीक है। इनमें से कौन आर्थिक विकास के क्षेत्र है? तो आपको पता होना चाहिए आर्थिक विकास के क्षेत्र यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो एरिया है उसके लिए 3 एरिया है, कृषि क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है और सेवा क्षेत्र, यानी कि इनमें से सभी ये तीनों जो है आर्थिक विकास के क्षेत्र हैं। आगे, इनमें से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना के अंतर्गत आते हैं? आर्थिक आधारभूत संरचना, अब देखिए आर्थिक आधारभूत संरचना होता है, एक गैर आर्थिक आधारभूत संरचना होता है, ठीक है ना। तो इनमें से आपको बताना कौन आर्थिक आधारभूत संरचना के अंतर्गत आते हैं। ओके, आर्थिक आधारभूत संरचना के अंतर्गत आते हैं ऊर्जा, यातायात, शिक्षा, संचार। तो शायद यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गया। देखिए मैं बताता हूँ, ऊर्जा, यातायात और संचार, ये 3 है ना। इसके अलावा और भी है, संचार भी बोल सकते हैं, ऊर्जा, वित्त भी बोल सकते हैं, फाइनेंस है। ये तीनों आर्थिक आधारभूत संरचना में आता है। और शिक्षा हो गया और स्वास्थ्य हो गया, है ना, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सब गैर आर्थिक में आता है, गैर आर्थिक आधारभूत संरचना, गैर आर्थिक में। तो नोट कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे अगर इस तरह से सवाल यहाँ पे गैर मुझे देना चाहिए था, गैर देना चाहिए था, गैर देगा तो क्या हो जाएगा? शिक्षा हो जाएगा। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, नागरिक सेवाएं हो गई, ये सब गैर आर्थिक आधारभूत संरचना में आते हैं। और ऊर्जा, यातायात, संचार जो है वो आर्थिक आधारभूत संरचना में आते हैं, ठीक है ना। ये तीनों पॉइंट को याद कीजिएगा। ओके, अभी याद करने का समय है, अभी एग्जाम नहीं चल रहा, बस टेस्ट चल रहा, इस सब पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं, इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? प्राइमरी सेक्टर किसको बोला जाता है जी? सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, या इनमें से कोई नहीं? तो कृषि क्षेत्र को प्राइमरी सेक्टर बोला जाता है, ठीक है ना। सेवा क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं, सेवा क्षेत्र को थर्ड सेक्टर बोलते हैं। ओके, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, किसके द्वारा लिखी गई है? प्रोफेसर केन्स या प्रोफेसर पीसी महालनोबिस या प्रोफेसर जोन्स या दादा भाई नौरोजी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो हमारे दादाजी जो थे ना, वही दादा भाई नौरोजी, इन्होंने जो है ये किताब लिखा था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, तो ये सवाल आप तो पढ़ चुके हैं। व्यावसायिक बैंक यानी कि कॉमर्शियल बैंक की का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था सबसे पहले 1969 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। आगे है भारत का केंद्रीय बैंक, ये सवाल तो आना एकदम लाजमी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो है भारत का सेंट्रल बैंक है। 1 अप्रैल 1936 में इसकी स्थापना होती है। मुंबई में इसका जो है हेड क्वार्टर है। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये बैंकों का बैंक है, ठीक है ना, भारत में बैंकों का बैंक है। यहाँ पे कोई आम जनता बैंक खाता नहीं खोल सकता है, बल्कि पंजाब जाके खाता खोलेगा, SBI जाके खाता खोलेगा, यानी कि जो बैंक है ना वो सब बैंक जाके खाता खोलेगा। कॉमर्शियल जो बैंक है उन लोग जाके खाता खोलेगा, किसमें? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। आगे, रूस की मुद्रा का क्या नाम है? तो देश की मुद्रा का भी कुछ याद नाम रखना है, 10-12 का नाम दिया हो किताब में। तो रूस की मुद्रा का नाम क्या है? टका, डॉलर, अरे यार देखो यहाँ पे डी में लिखा हो रूबल, इसको कर रूबल करो, रूबल है ना, मैंने इंग्लिश में लिखा, हिंदी में लिखना भूल गया। रूबल, रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूबल है। ओके, भारत में तो जान रहे रुपया है, पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया, नेपाल में नेपाली। ये बांग्लादेश का सवाल आता है, बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश में रुपया का नाम क्या है? टका है। ओके, डॉलर, अच्छा डॉलर तो जान रहे, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी कौन नहीं है?
कोका कोला ये तो है इंटरनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी। इन्फोसिस भी जो है मल्टीनेशनल कंपनी है। टाटा मोटर्स भी है, और ये संतोष जो है ये अपने भारत में ही आता है। मतलब मल्टीनेशनल कंपनी होगी जो दूसरे देश में भी व्यापार कर रहा, अपने देश के अलावा दूसरे देश में भी व्यापार कर रहा, ठीक है ना। तो ये हो गया मल्टीनेशनल कंपनी। तो टाटा जो है भारत का है, तो भारत का कंपनी जो मल्टीनेशनल है, ये सब अलग अलग देश का है। ओके, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? लिच्छवी जो है गणतंत्र है जो भारत के किस राज्य में अवस्थित है? वो है बिहार में, और बिहार के जो है वैशाली जिला में, है ना, वैशाली जिला में। पहले ये मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, पहले मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत आता था वैशाली, अब वैशाली को अलग कर दिया गया है ना, बहुत पहले ही अलग, 1972 में ही अलग हुआ वैशाली, 1972 में, तो वैशाली अलग जिला बन गया। तो वैशाली में ही पड़ता है लिच्छवी गणतंत्र। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब पारित बना? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना? 1990, 1985, 1965, 1995। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम बना था 1990 में। याद कर लेंगे, इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम बना था, 1990 में। आगे सवाल है, बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना था? बिहार पंचायती राज अधिनियम बना था 2006 में। याद कर लेंगे इसको भी कि 2006 में, जैसे कि आपको पता है ना कि वो 2005 में जो है पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था 2005 में राजस्थान में। अब बिहार में जो है 2006 में ही बना था। तो याद कीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पे 1 साल बाद बिहार में। आगे यहाँ पे बिहार की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? मतलब पंचायती राज संस्थाओं में, तो आपको मैं बता दूं अभी जो है 50%, यानी कि 2006 में जो बना था ना पंचायती राज अधिनियम, उस समय जो है 50% इसको दिया गया है महिलाओं को, ठीक है ना। और पहले देश में था 33%, लेकिन अब जो है ना पूरा वर्ल्ड में, पूरा हिंदुस्तान में अब जो है पंचायती राज में जो है 50% का हक दे दिया। यहाँ तक कि आपको पंचायती राज व्यवस्था में जो है महिलाओं को 50% आरक्षण भी दिया गया है, ठीक है ना। तो बिहार में 50%। आगे सवाल है, संघ राज्य की विशेषता कौन नहीं है? लिखित संविधान होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जो संघ राज्य होगा, जो क्या बोलते हैं यूनियन स्टेट होगा, वहाँ रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन भी चलेगा। शक्तियों का विभाजन भी बहुत जरूरी है ना। इकहरी शासन ये नहीं चलेगा, सर्वोच्च न्यायालय होना जरूरी। इकहरी शासन मतलब कोई एक व्यक्ति शासन व्यवस्था नहीं कर सकता है। यानी कहने का मतलब ये है ना कि शक्तियों का बंटवारा होगा, शासन करेगा। जैसे मान लीजिए सेंट्रल पे जो है हमारे पीएम मोदी शासन कर रहे हैं, ठीक है ना, पूरा इंडिया। फिर अलग अलग स्टेट है, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग मुख्यमंत्री है जी, है ना, वो शासन कर रहे हैं, अपने अपने देश को चला रहा है। तो शक्ति का बंटवारा हो रहा, सर्वोच्च न्यायालय भी होना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत हो जाएगा, जो नहीं है। 2011 के भ्रष्टाचार के विरुद्ध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यानी कि आपको पता है 2011 में आंदोलन चला था, है ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ। और वो उस टाइम कौन थे? अन्ना हजारे। अन्ना हजारे ही इसका नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है ना, उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसका इलेक्शन, उसको चुनाव कौन करता है? उसको चुनता कौन है? तो जो हमारे भारत के राष्ट्रपति रहते हैं वही उनको चुनता है, ठीक है ना। और ये निर्वाचन आयोग का काम क्या पता ना, चुनाव वगैरह करवाना, जो भी नेशनल पार्टी का चुनाव चिन्ह का जो भी देना, उसका परमिशन देना, सर्टिफिकेट देना, सब इसी का काम होता है। आगे है 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस ने नारा दिया था। तो 1971 में आम चुनाव हुआ था, तो कांग्रेस ने एक नारा दिया था। क्या नारा दिया था? गरीबी हटाओ का, है ना, गरीबी हटाओ। ओके, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। कौन दिया था? कांग्रेस ने दिया था 1971 के आम चुनाव में। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। जनता दल यूनाइटेड नामक राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह क्या है? जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, देखिए जी, जेडीयू, इसका जो राजनीतिक दल है ना, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तीर छाप। आपको पता है जेडीयू जो भी मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, तीर छाप है ना। और इसकी स्थापना हुई है बिहार में 1999 में, ठीक है, 1999 में, यानी कि इसकी स्थापना हुई है 1999 में। याद रखिएगा, जेडीयू की स्थापना 1999 में हुई थी। और आगे सवाल, और आखिरी सवाल है जी, कौन समवर्ती सूची का विषय है? समवर्ती सूची, देश में 3 सूची आता है, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, और एक जो है समवर्ती सूची। ये तीनों समझ लीजिएगा। तो संघ सूची में एक ऐसा काम जो सेंट्रल करेगा, है ना, जो सेंट्रल करेगा, जो क्या करे, सेंट्रल के अंतर्गत आएगा। और राज्य सूची में ऐसा काम जो केवल राज्य काम करेगा। और समवर्ती सूची में राज्य और संघ दोनों करेगा, राज्य और संघ जो है दोनों काम करेगा, ऐसा काम। सड़क, तो सड़क का काम क्या है? सड़क जो है ना, आपको पता है सड़क जो है वो सेंट्रल के अंतर्गत आता है। पुलिस ये राज्य के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। शिक्षा, तो शिक्षा एक ऐसा है ना जी, वो दोनों में आता है,
सेंट्रल भी आएगा और राज्य में आता है। शिक्षा का जो स्तर होता है ना, वो सेंट्रल राज्य दोनों चलता है, दोनों पे आधिकारित होता है। यानी कि शिक्षा का रूल अगर लागू कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हर स्टेट को फॉलो करना पड़ेगा, हर स्टेट को मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर, एजुकेशन। और यहाँ पे सवाल हो गया खत्म। तो कैसे लगा आपको ये मॉडल सेट बनाने में? 80 सवाल, 80 में आपने कितना सवाल सही बनाया मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस तरह से आपको और भी मॉडल सेट चाहिए तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो 2000 लाइक को कंप्लीट करना है, और जो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को शेयर करना है, और मुझे कमेंट करके तो पक्का तुम लोग का पहले बताओ कि 80 में कितना तुमने सही करा है। ओके, फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।